स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया था सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, दूसरे जंतुओं में कैसे सेक्स डिटरमिनेशन, कितने टाइप होते हैं, कैसे किन में पाया जाता है, ठीक। और इसके साथ हमने मधुमक्खी या आंट में कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता है इसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब हमें चर्चा करना था ह्यूमन के में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, किस तरीके का होता है, ठीक। तो हम बात करते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में पहले बात करते हैं क्रोमोसोम पैटर्न, गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप। यानी पहले क्रोमोसोम की बात कर लें, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक। तो क्रोमोसोम पैटर्न की बात करें, कैरियोटाइप किसे कहते हैं, मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में हुई, यानी ह्यूमन एक स्पीशीज है, उसकी बात करें, उसकी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे, उसके सेल जितने भी केंद्रक होंगे, सेल्स में एक ही केंद्रक होते हैं, तो प्रत्येक सेल्स की जो केंद्रक होते हैं उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, अगर गुणसूत्र की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक सेल में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों का रूप, रचना, आकार, आकृति जो कि सब सेम होगा, ठीक है। जिसे कहते हैं हम कैरियोटाइप। एक बात जान लीजिए, पता है जो ह्यूमंस होते हैं, प्रत्येक ह्यूमन में जो डीएनए होता है वो 99.9% सेम होता है। सिर्फ 0.1% प्रत्येक लोगों के जो डीएनए होते हैं उनमें डिफरेंस आता है। 0.1% सिर्फ डिफरेंट आता है डीएनए में, बाकी सब सेम होता है। खुद ही सोच सकते हो 0.1 क्या होता है, ठीक। अच्छा, तो मान करते हैं कैरियोटाइप के बारे में क्या होता है। कैरियोटाइप क्या कहते हैं, एक ही जाति के व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, माप, रचना, ढांचा, नमूना, जो भी चीजें ये सभी एक जैसे होती हैं, इसे ही गुणसूत्र प्रारूप कहते हैं। अब कहते हैं ह्यूमन में गुणसूत्र प्रारूप कैसा होता है। ह्यूमन देखो, ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी जीव, डिप्लॉयड जीव है, दो गुणसूत्री वाला, यानी 2n, ठीक। अगर 2n की बात करें, ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, ठीक। सॉरी, n बराबर बात करो 23 पेयर को, और 2n की बात करें, अगर 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, यानी 2n तो आपके 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी 2n इक्वल टू 46 तो n इक्वल टू 23। ये कैसा हुआ, पेयर में होते हैं, ये आपके पेयर नहीं है, 46 टोटल, यानी ह्यूमन में टोटल आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ठीक। 46 क्रोमोसोम तो कॉमन है, ये किसी में हो। तो ध्यान रखना, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं दो टाइप होते हैं, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, फिर से चर्चा करता हूँ। जो आपके क्रोमोसोम है, गुणसूत्र, ये दो प्रकार के हैं, हैं। कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं। जो पहला है आपका, ये होता है ऑटोसोम, पहला और दूसरा। पहला आपका ऑटोसोम है। ऑटोसोम आपके एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, इसे हम समजात क्रोमोसोम कह सकते हैं। ऑटोसोम इसे हम कहते हैं स्वजात गुणसूत्र, क्योंकि ये एक जैसे गुणसूत्र होते हैं। दूसरा आपका हेट्रोक्रोमोसोम यानी विषमजात गुणसूत्र। अब इसके पहले लेक्चर में हम चर्चा किए थे, या इसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि लिंग निर्धारण में यही मदद करता है। लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण में पूरा मदद इसी से को मिलता है। जो आपके ऑटोसोम से स्वजात गुणसूत्र, ये आपके 22 पेयर होते हैं, या बोलो 44 होते हैं, ठीक। वहीं हेट्रोक्रोमोसोम आपके एक पेयर होते हैं, या इसे हम कह दें 2 गुणसूत्र होते हैं। आपके 2 गुणसूत्र आपके कहलाते हैं हेट्रोक्रोमोसोम, या बोले तो 22 पेयर।
अब बात करते हैं मेल और फीमेल क्या होते हैं। अगर मेल की बात करें, मेल में आपके 22 क्रोमोसोम 22 पेयर तो सेम होंगे, प्लस एक एक्स वाई टाइप का होता है, या इसे हम कह सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई। ठीक, या इससे आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 22 प्लस एक्स, ठीक है, और 22 प्लस वाई। एक में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, दूसरा 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। ये आपकी मेल की कंडीशन हो गई, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे आपके टू सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम है। ठीक, ये क्या है, दो सेट आपके स्वजात गुणसूत्र। ठीक, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 22 पेयर प्लस एक्स वाई के क्रोमोसोम होते हैं, तो 22 पेयर को 44 भी बोल सकते हो, 44 प्लस एक्स वाई, तो इसे हम 2a प्लस एक्स वाई। जनरली आपको 2a मिलेगा, 2a फॉर ऑटोसोम नहीं, दो सेट आप क्रोमोसोम, दो सेट आपके गुणसूत्र, दो सेट यानी आपकी वही ऑटोसोम्स वाले दो सेट। ठीक, प्लस एक्स वाई, यानी इसे हम 22 प्लस एक्स बोल सकते हैं, 22 प्लस वाई, यानी एक में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, दूसरे में 22 प्लस वाई क्रोम, यानी 22 ऑटोसोम प्लस एक्स प्लस 22 ऑटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम। तो यही तो आपके टोटल मिला के कितने हुए, 22 पेयर एक्स वाई। 22 पेयर एक्स वाई बोलो या 44 प्लस एक्स बोलो, एक्स वाई बोलो, नो डिफरेंस। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में आपको पता है इसमें कितना होता है, 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई नहीं, एक्स एक्स। तो 44 को आप क्या लिख सकते हो, 44 को आप लिख सकते हैं 22 पेयर प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक, तो इसे टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्लस एक्स एक्स कह सकते हो। तो ये भी आपके दो तरीके से होंगे, तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स एक जैसे होंगे। ठीक, दो सेट स्वजात गुणसूत्र यानी ऑटोसोम, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके फीमेल के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या किसमें बराबर होते हैं। तो ये देखो, इसमें जो आपके फीमेल होते हैं दोनों गुणसूत्र आपके बराबर होते हैं एक्स एक्स वाले, लेकिन मेल में आपके अलग अलग होते हैं। तो मेल आपका निर्धारण करने वाला, मेल मतलब लड़का होगा लड़की, ये मेन आपका जो निर्धारित करेगा वो होगा फीमेल। मेल ही आपका निर्धारित करेगा कि होने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की। तो इस प्रकार जो मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब लैंगिक द्विरूपता, मतलब लिंग में अलग अलग दिखाई देता है। मेल और फीमेल में आपको पता भी है, आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। और लिंग का निर्धारण कौन करता है, सेक्स क्रोमोसोम, यानी 23वां पेयर, सॉरी 23rd पेयर, जो 23वां पेयर्स होता है एक्स 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 वाई, यही तो आपका निर्धारित करता है होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल। तो लिंग निर्धारण इसीलिए इसको बोला गया है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम, किसको, 23वां पीढ़ी। ध्यान रखना, तो 23वां जो जोड़ी होता है वो आपका निर्धारित करेगा होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल। ठीक, तो ह्यूमन में ध्यान रखना 23वां पीढ़ी जो होता है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र निर्धारित करता है होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो 23वां पीढ़ी है, दो 23rd पेयर जो क्रोमोसोम होता है, इसे हेट्रोक्रोमोसोम विषमजात गुणसूत्र, या इसे सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र, या इसे एलोसोम्स भी कहते हैं। कौन क्या, एलोसोम, एलोसोम। ध्यान रखना, आप लिख लेना, मैंने नहीं लिखा था। तो इसे एलोसोम्स भी कहते हैं 23rd पेयर को, 23rd पेयर को, 23वां जोड़ी को एलोसोम्स भी कहते हैं हेट्रोक्रोमोसोम के साथ साथ। अब बात करते हैं जो लैंगिक जनन है, में स्त्री और पुरुष में लैंगिक जनन में आपका जो होता है, इस गैमेट्स कहाँ बनते हैं, कहाँ कैसे बनते हैं, ये भी तो डिफाइन आपने पढ़ रखा है कि कहाँ कैसे बनते हैं। बस मैं आपको एक बार बोलते चलूंगा, आप बस उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। तो हम देखते हैं अब लैंगिक जनन कहाँ कहाँ होता है। लैंगिक जनन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मेल में आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस में आपके गैमेट्स बनते हैं। तो टेस्टिस में आपके जो गैमेट्स बनते हैं वो मेल में क्या कहता है, स्पर्म कहलाता है। तो बनता है किस प्रोसेस थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणुजनन से आपका स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं। ठीक, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, टेस्टिस यानी वृषण में। प्रोसेस का नाम है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब पैदा होना या बनना किसी चीज का। ठीक, इसमें जो आपके क्रोमोसोम होंगे 22 पेयर प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, मैंने ऊपर दिखाया एक्स वाई कैसे आपके अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं।
दोनों वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा भी होता है, ध्यान रखना। तो जो ये एक्स होगा वाई होगा, तो दोनों में जो इस क्रोमोसोम पे जीन होगा, इस क्रोमोसोम जीन नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। लेकिन जो फीमेल होगा उसमें एक्स वाई बराबर होते हैं, एक्स एक्स बराबर होते हैं, तो इस पे जो जीन होगा सेम उसी डिस्टेंस पे दूसरे वाले क्रोमोसोम पर भी वही जीन होगा। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में दोनों क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन्स होते हैं। अच्छा, फीमेल की बात करें, फीमेल में ओवरी, अंडाशय, अंडाशय में oogenesis प्रोसेस चलती है, अंडजनन की प्रोसेस चलती है, जिससे ओवम या एग बनता है। यानी ओवम या एग का फॉर्मेशन जो फीमेल में होता है अंडाशय के अंदर, अंडजनन यानी oogenesis की प्रोसेस से बनते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। अच्छा, इसमें 22 पेयर प्लस एक्स क्रोमोसोम मैं ऊपर आपको दिखा चुका हूँ। 22 पेयर आपके ऑटोसोम, एक्स एक्स से आपके सेक्स क्रोमोसोम जो लिंक का निर्धारण कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्पर्म आपका ओवम से फ्यूज हुआ, यहाँ क्या हुआ, फ्यूज हुआ या फर्टिलाइजेशन हुआ, जो भी लिखिए आप। जायगोट बना, जायगोट फिर एम्ब्रायो यानी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण विकास हुआ, बच्चा 9 महीने बाकी गर्भ रहा और फाइनली बच्चे का जन्म हुआ। अब कहते हैं जब आपका जायगोट बना, स्पर्म ओवम मिले, तो एम्ब्रियो डेवलप में जो बच्चा बन रहा है वो लड़का होगा लड़की कैसे आप जानोगे, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। अब जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपका एक मेल होगा जो एक्स वाई टाइप का था, और दूसरी फीमेल होगी जो एक्स एक्स टाइप के होंगे, ये आपस में गैमेट बनाएंगे। ठीक, गैमेट बनाएंगे तो एक में एक्स दूसरे में वाई जाएगा, इसमें तो सेम क्रोमोसोम है तो सेम गैमेट्स में सेम क्रोमोसोम जाएगा, तो इसीलिए तो इसे समयुग्मक युग्मक कहा गया है। में जो युग्मक बनेंगे यानी जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, समान तरीके के होंगे। अब इसमें एक्स और दूसरा वाई, इसमें एक्स एक एक्स। ठीक, अब यहाँ पर आप लगा लो चेकर बोर्ड, जो आप पढ़ चुके हो, या ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं हम चेकर बोर्ड से करते हैं। ठीक, हम यूज करते हैं चेकर बोर्ड का। चेक चेकर बोर्ड में हम देखते हैं ऊपर इधर आपकी फीमेल दिखाई जाती है, मेल को नीचे दिखाया जाता है। फीमेल यानी एक्स एक्स हुआ, एक एक्स दूसरा एक्स, मेल में एक एक्स दूसरा वाई क्रोमोसोम, एक्स से एक्स फ्यूज करेगा एक्स एक्स, एक्स से एक्स फ्यूज करेगा एक्स एक्स, वाई एक्स से फ्यूज करेगा एक्स वाई, वाई एक्स से फ्यूज करेगा एक्स वाई, यानी टोटल जो कॉम्बिनेशन बने वो 4 मिले। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, एक एक्स दूसरे एक्स से फ्यूज करेगा एक्स एक्स, एक एक्स फिर दूसरे एक्स से फ्यूज करेगा एक्स एक्स। ठीक, उसके बाद ये वाई इससे फ्यूज करेगा एक्स वाई, ये वाई इससे एक्स फ्यूज करेगा एक्स वाई। ठीक, अब जो 4 कॉम्बिनेशन बने इसमें आपकी 2 फीमेल होगी, 2 लड़की होंगी, और 2 आपके मेल होंगे यानी लड़के होंगे। तो हम कह सकते हैं अगर 50% आपकी फीमेल और 50% आपके मेल होंगे, यानी 50% आपके लड़का और 50% आपकी लड़की होने के चांसेज हैं हमेशा। तो क्वेश्चन का मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब उस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन आ भी गया है, कई बार पूछा भी गया है कि एक महिला थी, उसके लगातार 5-6 या ऐसे बोलो तो 7 लड़की हुई, तो 8वीं बार लड़का होगा लड़की से क्या पॉसिबिलिटी है? अब भी पॉसिबिलिटी वही 50% है, 50% लड़की होने का, 50% लड़की होने का। यहाँ पर कोई अब दैवीय शक्ति लगने वाला नहीं है, यानी यहाँ पर जो फिक्स है, अब एक्स या तो वाई से फ्यूज करेगा, एक्स या तो एक्स से फ्यूज करेगा, एक्स से फ्यूज किया तो आपका फीमेल बनेगी, लड़की बनेगी, एक्स वाई से फ्यूज किया तो लड़का बनेगा। दो की 50-50% चांस दोनों के हैं। ठीक, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, लड़का होगा लड़की कैसे होगा ये आपने जान लिया। अब आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो फीमेल होती है वो हमेशा यक्स यक्स ही दे सकती है, फीमेल दोनों क्रोमोसोम सेम दे सकती है। लेकिन जो मेल है वो एक में एक्स देगा वाई देगा, यानी अगर उसने मेल ने वाई दिया तो लड़का होगा, मेल ने एक्स दिया लड़की होगी, तो लड़का होगा लड़की पूरा पूरा जिम्मेदारी मेल का है। यानी हमारे जो समाज में ये गलत अवधारणा बन गई है कि देखो कई फीमेल्स होती हैं, उनमें लगातार बच्ची पैदा हो लड़की पैदा हो रही है, तो वो फीमेल को दोष देने लगते हैं कि लड़की बार-बार हो रहा है ना? तो लेकिन इसका से जो मेन ज़िम्मेदार उसका मेल है। एक्चुअली मेन ज़िम्मेदार कौन है? मेल। क्योंकि मेल अगर वाई क्रोमोसोम दे देता तो लड़का होता, मेल एक्स क्रोमोसोम दे रहा है तो लड़की तो होएगी। ठीक है? लेकिन अगर एक्चुअली में देखें तो मेल की भी इसमें गलती नहीं है। मेल को थोड़ी ना पता है कि उसमें कौन-सा क्रोमोसोम जा रहा है।
तो एक्चुअली में इसके जिम्मेदार कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में जो महिलाओं को गलत अवधारणाओं से देखते हैं, मतलब गलत तरीके से उनको उनका बिहेवियर करते हैं लगातार लड़की या लड़की होने पर, तो एक्चुअली में उसका जिम्मेदार ना ही मेल है ना ही फीमेल है। लेकिन हाँ, अगर एक नजरिए से देखें तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मेल है। मेल जो क्रोमोसोम देगा, होने वाला बच्चा वही होगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी हार्मोन्स बेस्ड लिंग निर्धारण, यानी हमारे बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं लिंग निर्धारण के लिए। तो पहले बात करें लड़का कैसे होता है। लड़के के लिए बात करें, जैसे आपका जायगोट बना, जायगोट में एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम आपका एक्स क्रोमोसोम छोटा होगा, मैंने पहले बता रखा है। तो एक्स क्रोमोसोम छोटा होता है, और एक्स क्रोमोसोम एक जीन होती है जिसका नाम है SRY जीन, यानी सेक्स रीजन ऑफ वाई, वाई पर सेक्स रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये सारा वाई ये जीन होता है सिर्फ मेल में होता है, ध्यान रखना। ये वाई क्रोमोसोम पर होता है, वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है, यानी ये सारा वाई जीन केवल मेल में होता है। इससे एक बीमारी भी आती है जो केवल मेल में होती है, क्योंकि ये SRY जीन से रिलेटेड बीमारी है। SRY जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में है। तो सेक्स रीजन ऑफ वाई, तो होता क्या है SRY जीन, यह जीन भ्रूण में 6 से 8 सप्ताह के अंदर सक्रिय रहता है। यानी जब बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है भ्रूण में, तो 6 से 8 सप्ताह के अंदर यह जीन जो होता है आपका एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जो आपका TDF प्रोटीन निकालता है। ध्यान रखना, TDF प्रोटीन यानी टेस्टेड डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये TDF प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। TDF प्रोटीन काम करता है आपके मेडुला रीजन पर। तो ये आपका TDF प्रोटीन काम करता है मेडुला। मेडुला आपका इनसाइड का रीजन है, आउटसाइड आपके कॉर्टेक्स रीजन है। तो जो मेडुला रीजन पे वर्क करता है, मेडुला रीजन पे वर्क मतलब कार्य करता है, और कहता है TDF प्रोटीन, अब तुम निकालो, यानी अब तुम बनवाओ वृषण या टेस्टिस। यानी ये TDF प्रोटीन काम करता है मेडुला रीजन पे, और मेडुला रीजन कहता है अब तुम तुरंत वृषण के निर्माण को शुरू करवा दो, यानी अब तुम टेस्टिस का निर्माण करवाओ, फॉर्मेशन कराओ। तो टेस्टिस का निर्माण के फॉर्मेशन कराने से क्या होता है, अब जब टेस्टिस बन जाती है तो टेस्टिस तुरंत निकालती है टेस्टोस्टेरोन। एक आपका हार्मोन्स होता है मेल में जो निकलता है, मेल में ये हार्मोन निकलने की वजह से मेल लक्षण आप प्रेरित हो जाता है, जिससे आप में जो होने वाला बच्चा होता है लड़का होता है। ये टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखना, जब टेस्टोस्टेरोन निकलेगा ये मेल में ही निकलता है, ये मेल जैसे लक्षण लाता है। ठीक है, बाद में आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो रही थी, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वहां पे हमने बताया था टेस्टोस्टेरोन LH निकालती थी, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो आपके जो टेस्टोस्टेरोन निकला, ये आपके मेल सेक्सुअल कैरेक्टर यानी मेल जैसे लक्षण आपको लाना स्टार्ट कर दिए, यानी अब टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया था, टेस्टिस से निकाल ली थी टेस्टोस्टेरोन, अब मेल के लक्षण आप में स्टार्ट हो जाएंगे बनने, यानी अब जो होने वाला बच्चा होगा अब क्या होगा, लड़का होगा। फिर सुनिए, आपकी देखो एक्स क्रोमोसोम दूसरा वाई, वाई क्रोमोसोम छोटा था, एस ये वाई क्रोमोसोम एक रीजन था जहाँ पर SRY जीन होता है। SRY जीन सेक्स रीजन ऑफ वाई होता है। ये आपका TDF प्रोटीन निकालता है। TDF प्रोटीन आपका ये कार्य करती है मेडुला रीजन पे। मेडुला आपका तुरंत ही वृषण का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। वृषण के फॉर्मेशन होने से तुरंत आपका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है, जो मेल लक्षण आपको मेल के लक्षण को प्रेरित करता है, यानी होने वाला जो बच्चा होगा लड़का होगा। अब बात करते हैं फीमेल कैसे बनती है उसके बारे में। अब ठीक फीमेल में वैसे जो आपका जायगोट होगा वो कैसा होगा, XX। इसमें जो क्रोमोसोम आपके सेम होंगे, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट, यानी दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे समझा दोगे। तो वाई क्रोमोसोम ना होने से, वाई गुणसूत्र ना होने से आपका SRY जीन भी नहीं होगा, TDF प्रोटीन भी नहीं निकलेगा, यानी मेडुला रीजन अब काम नहीं करेगी, क्योंकि SRY जीन होती थी तभी TDF प्रोटीन निकालती थी, यानी टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर अब वही नहीं निकलेगा, तो मेडुला रीजन पर जाके कोई स्टिमुलस नहीं देगी, कोई मैसेज नहीं देगी, तो मेडुला अब काम नहीं करेगा। अब काम करता है इसका कॉर्टेक्स रीजन, यानी आउटर रीजन। कॉर्टेक्स रीजन काम करेगा, और कॉर्टेक्स रीजन जब काम करता है तो यह प्रेरित करता है ओवरी, अंडाशय के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है, यानी कॉर्टेक्स रीजन अब ओवरी का फॉर्मेशन करेगा, यानी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स निकलेंगे। अब कह रहा है तो टेस्टोस्टेरोन तो निकलेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन की कमी से अभाव में एम्ब्रायो में बनने वाला जो बच्चा होगा फीमेल के लक्षण होगा, यानी जो बनने वाला बच्चा होगा वो लड़की जैसे कैरेक्टर लाएगा। ठीक, यानी फीमेल जैसे कैरेक्टर लाएगा। तो ये आपका था कैसे आप सेक्स डिटर्मिनेशन में, सॉरी आपका लिंग निर्धारण में सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल बनता है, कैसे फीमेल बनती है, ये मैंने हार्मोनल चेंजेस दिखा दिए, हार्मोन पे कैसे बेस्ड होते हैं। ठीक है,
बॉडी पर वर्क कहाँ करते हैं जाइगोट बने पर। तो ये टोटल था आपका लड़का कब बनेगा, लड़की कब बनेगा। अब बात करते हैं थोड़ा और, तो कुछ और पॉइंट्स पे, जैसे कि जो पुरुषों में होता है गुणसूत्र का अनुपात 1:1 होता है, x से 1 होता है, y होता है, तो 1:1 में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जो y गुणसूत्र होता है छोटा होता है, छोटा होगा तो हल्का पड़ जाता है, हल्का भी होता है, ठीक। छोटा होने से हल्का पड़ जाता है, हल्का होने से क्या दिक्कत होती है, हल्का होने से ये दिक्कत होती है, अब ये निषेचन में अंडाणु तक पहुँचने में यानी अंडाणु में ज़्यादा पहुँच जाते हैं। अंडाणु में वायु गुणसूत्र को पहुँचने में ज़्यादा सफलता मिलती है, यानी हल्के होने की वजह से ये जल्दी मूव करके अंड का पास, ओवम के पास पहुँच जाते हैं। जल्दी पहुँच जाते हैं, फ्यूजन भी आसानी से कर देते हैं। फ्यूजन आसानी से सफलतापूर्वक कर देते हैं, तो जो होने वाला लड़का होगा, जिससे लड़कों की संख्या अधिकतम मतलब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहते हैं 100 लड़कियों पर 106 या 103 लड़के हैं। अच्छा वैसे देखिए, जो ये 100 लड़कियों पर 103 106 लड़के हैं, मेन रीज़न इसका ये ही नहीं है। इसके साथ-साथ रीज़न ये भी है कि हमारा जो समाज इतना गंदा है, वो फीमेल फेस्टिसाइड यानी फीमेल को गर्भ में पता पा जाए, तो वह गर्भ में भी उसका मतलब गर्भपात करा देते थे। मैंने आपको पढ़ा दे रखा है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो गर्भपात कराने की वजह से फीमेल फेस्टिसाइड को मारने की वजह से एमटीपी करा देते थे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक, गर्भपात करा देते थे। ये पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अब थोड़ा हमारा समाज सुधर चुका है। लोगों को थोड़ा एजुकेशन होने से, ज्ञान होने से, तो उन्होंने थोड़ा इस पर रुकावट लगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसे इलीगल कर दिया था, ठीक, इसे भी रोक रखा था। तो मेन मकसद जो लड़कों की संख्या बढ़ने का मेन कारण ये है कि जो फीमेल जो महिला होती थी, लड़कियाँ होती थी, इनको गर्भ में ही मार डालना, मेन रीज़न ये होता था, ठीक। हालाँकि ये मदद करता है, ये वाई क्रोमोसोम हल्का होने से मदद करता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम जो हुआ, ये हुआ आपके फीमेल पेस्टिसाइड को मारने की वजह से। यानी जो महिला होती थी, उसको महिला जो होती है, उसको पता चल जाए कि गर्भ में जो होने वाले बच्चा है वो लड़की है, तो उसे गर्भपात करा देते थे, अबॉर्शन करा देते थे, ठीक। तो इस समय का जो हमारा रेशियो कितना है, 100 लड़कियों पर 103 106 लड़के, ओके। या बोले तो 100 लड़कों पर 94 लड़कियां या 97 लड़कियां, ओके। तो ये पूरा टोटल हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन में सेक्स का, लिंग का कैसे निर्धारण होता है, ये हमने पढ़ा और अच्छे से सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं म्यूटेशन की, ठीक। म्यूटेशन से आपकी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ओके। अब जो हमारा नोट्स है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। तो फिर से नए हम लेक्चर में बात करेंगे म्यूटेशन, वहाँ पे हमसे फिर से मुलाकात होगी, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।